गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको गृह एवं परिवार व्यवस्था के बारे में पढ़ाया था। गृह एवं परिवार व्यवस्था घर की पूर्ण रूप से व्यवस्था, जिससे कि परिवार सुव्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से चल सके और अपने हर कार्यों को समय व कम मेहनत में संपूर्ण कर सके। यह होती है उत्तम घर की व्यवस्था। इसके बाद गृह व्यवस्था के लक्षण आपको पढ़ाए थे और इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, गृह विज्ञान के उद्देश्य एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। इसमें मैंने आपको परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अंतर्गत आहार, कपड़ा और मकान आदि के बारे में बताया था। इसके बाद गृह कार्यों में कुशलता, किस प्रकार से गृह कार्य करना चाहिए जिससे कि कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है आय व्यय में संतुलन। हर प्रकार की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रायः परिवार की एक सीमित आय होती है। उसी सीमित आय में प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक परिवार की एक सीमित आय होती है। किसी की आय 50,000 रुपये होती है मासिक, तो किसी की 1 लाख होती है, तो किसी की 30,000 ही होती है। तो अपने घर की इनकम के हिसाब से हम किस प्रकार आय व्यय में संतुलन बना करके रखें जिससे कि हमें कोई किसी प्रकार की मुसीबत का सामना आर्थिक रूप से ना करना पड़े। इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है पारिवारिक बजट बनाकर आय व्यय में संतुलन बनाना। इसके लिए गृहिणी को बजट बनाने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि बजट किस प्रकार से बनाना चाहिए और हमेशा बजट में बचत का पॉइंट अवश्य होना चाहिए, क्योंकि खर्च के साथ साथ कुछ पैसे बचाने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और अचानक धन की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। दूसरा है आय व्यय का नियोजन करना। नियोजन का मतलब बताया था कि घर के प्रत्येक सदस्यों को एक स्थान पर बैठाना, फिर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार कार्यों का वितरण करना और उन कार्यों की अच्छी तरह से परख करना। इससे क्या होता है कि कम समय में मनुष्य अपनी अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हैं और अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से कार्य करते हैं। इसमें पैसे की भी काफ़ी बचत हो जाती है और काम भी बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है परिवार की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कल्याण एवं समृद्धि के लिए कुछ न कुछ बचत अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बचत करना जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। इससे आकस्मिक घटनाएं आने पर या आकस्मिक कोई धन की आवश्यकता होने पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है और मनुष्य आराम से अपनी आवश्यकताओं को निपटा लेता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। अगला पॉइंट है अपने परिवार की आय से विवाह, बीमारी तथा बुढ़ापे के लिए कुछ न कुछ बचत अवश्य करनी चाहिए। हमेशा हमें कोई भी बड़ा कार्य करना हो तो भी अपने घर की आय के हिसाब से ही करना चाहिए, चाहे फिर वो विवाह हो या बीमारी हो या बुढ़ापे के लिए बचत करना हो, और करना अवश्य चाहिए। लेकिन चाहे किसी प्रकार की मृत्यु हो जाए, मृत्यु भोज पर भी कहीं भी हमें खर्च करना है तो अपनी इनकम के हिसाब से ही करना चाहिए। बाही में पैसा नहीं लौटाना चाहिए कि अगर हम बाही में पहले पैसा लौटा देते हैं और बाद में सालों तक पैसे के लिए परेशान रहते हैं, तो इसमें मनुष्य की कोई योग्यता प्रदर्शित नहीं होती है, वही परेशान होता है
और समाज में सभी लोग उसे तरह तरह के ताने देते हैं, उलाहना देते हैं। इसके बाद हेडिंग आती है मनोरंजन व विश्राम। ये गृह व्यवस्था के उद्देश्य एवं कार्यों के अंतर्गत आते हैं। गृहिणी को अपने कार्यों की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि उसे विश्राम व मनोरंजन का समय भी मिल सके, क्योंकि मनोरंजन जब व्यक्ति हो, पुरुष हो या स्त्री हो, जब सारा दिन कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से थक जाते हैं। उन्हें विश्राम की भी आवश्यकता पड़ती है और मन को हल्का करने के लिए मनोरंजन की भी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने घर को साफ सुथरा, आरामदायक बनाना चाहिए, जिससे कि बाहर से थका हारा मनुष्य आता है तो अपने घर में ही सुख और शांति का अनुभव करता है, और अगर उसे वहाँ पर सुख शांति ना मिली, गंदगी ही गंदगी दिखाई दी, तो उसके अंदर नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं और वह चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो इस प्रकार से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को अपने लिए समय, विश्राम व मनोरंजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए निम्न तरीके बताए गए हैं। मनोरंजन से जीवन सरस बनता है। कार्य करने के पश्चात विश्राम करने से शरीर में पुनः शक्ति का संचार होता है, क्योंकि जब हम अपने कार्य को करते करते बहुत थक जाते हैं और उसी दिन थोड़ा बहुत कार्य और करना होता है तो हमें विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विश्राम से शरीर में पुनः शक्ति का संचार हो जाता है और हम आगे के कार्यों को अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मनोरंजन से जीवन में परिवर्तन भी आता है। मनोरंजन से जीवन में परिवर्तन का मतलब है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो निश्चित ही दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और जब अच्छे अच्छे विचार हमारे मस्तिष्क में आएंगे तो उन्हीं विचारों के अनुसार हम क्रियान्वित होंगे, कार्य करेंगे, और जब हम कार्य करेंगे तो हमारा जीवन स्तर निश्चित रूप से ऊंचा उठेगा। मनोरंजन और विश्राम करने में निम्न विधियां अपनाई जा सकती हैं, जैसे आपस में बातचीत या हंसी मजाक करना, थोड़े समय के लिए आंखें बंद करके विश्राम करना। ऐसा नहीं है कि हम मनोरंजन करने के लिए निश्चित रूप से कहीं दूसरे स्थान पर जाएं, थिएटर में जाएं, मॉल जाएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपस में पॉजिटिव बातें करके, हंसी खुशी की बातें करके भी अपने मन को हल्का कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए आंख बंद करके भी विश्राम किया जा सकता है। जब हम बहुत थक जाएं तो विद्वानों ने बताया है या खुद ही अनुभव किया जा सकता है कि हम बिल्कुल सारे विचारों को छोड़ करके शांति से थोड़ी देर के लिए अगर बैठ जाते हैं तो हमें काफ़ी रिलैक्स, काफ़ी आराम मिलता है और हम अपने को तरोताज़ा पाते हैं। सिलाई, बुनाई व कढ़ाई करके भी हम मनोरंजन कर सकते हैं, क्योंकि जब मन वांछित इच्छा, जो हमारी रुचि है जिसमें, जब हमें वो कार्य मिलता है तो निश्चित रूप से हमें थकावट कम आती है। अगला पॉइंट है टीवी के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा भी हमारा काफ़ी मनोरंजन होता है। जब हम अच्छे सीरियल देखते हैं, हंसी खुशी के मनोरंजन भरे कार्यक्रम देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा दिमाग हल्का होता है और हमें विश्राम मिलता है। अगला पॉइंट है खाली समय में काम करके इससे आय की वृद्धि होगी। खाली समय में जब हम थोड़ा सा विश्राम ले लें और अपना कार्य पूरा निपटा लें, इसके बाद अगर हमारे पास काफ़ी समय हो और हमारे अंदर स्फूर्ति हो, शक्ति हो, तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के माध्यम से भी हम अपने आप को तरोताज़ा रख सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने घर की इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है पारिवारिक स्तर को बनाए रखना। प्रत्येक परिवार में अपने साधन होते हैं, उनके अनुसार उसका स्तर होता है। गृहिणी को गृह व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए
ताकि वह इस उद्देश्य की पूर्ति करने तथा परिवार के समुचित स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसके लिए गृहिणी को रहन सहन, सामाजिक, धार्मिक व दार्शनिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। गृहिणी को हमेशा यह देखना चाहिए कि हमारे परिवार का स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है, लोग हमारे घर को कैसा मानते हैं। अगर हमारा घर उच्च श्रेणी में रखा जाता है, सभी लोग हमारे घर की मिसाल देते हैं, हमारे परिवार के लोगों की सराहना करते हैं, तो क्यों करते हैं? कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे कि हमारा घर ऊंचाइयों पर है, हमारे परिवार के सब लोग सराहना करते हैं, तो उस स्तर को हमें हमेशा बना करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने निम्न विचारों, निम्न कारणों और कर्तव्यों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से हम अपने परिवार के सामाजिक स्तर को गिरा दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। छठवां पॉइंट है समाज सेवा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें अपने आसपास के व्यक्तियों से संबंध रखना पड़ता है। इसकी पूर्ति के लिए निम्न कार्य करने चाहिए। समाज के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। हम अकेले रहकर अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सबका सहयोग लेना पड़ता है। जैसे अगर हमें वस्त्र धारण करने हैं तो हमें वस्त्र की दुकान, जहाँ वस्त्र बिकते हैं वहाँ जाना पड़ेगा। जूता चप्पल के लिए दूसरी मार्केट में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग स्थानों पर जाना होता है, जिससे हम कि समाज से जुड़ते हैं। और समाज के बिना तो सिर्फ पशु पक्षी ही रह पाते हैं। मनुष्य को तो समाज से जुड़ा ही रहना होता है। इसके अंतर्गत आता है मित्र व रिश्तेदारों के दुख में भागीदार होना। क्योंकि जब हम समाज से जुड़े होते हैं तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि समाज, परिवार या रिश्तेदारी में जब दुख सुख आए तो हमें उसमें सम्मिलित अवश्य होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है समय निकालकर लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर पर ही हम एकाकी होकर रह जाएं और किसी से कोई मतलब न रखें। इसका भी दुष्परिणाम हमारे जीवन पर पड़ता है। क्योंकि समाज में अगर हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं तभी तो लोग हमें समझेंगे, पहचानेंगे और हम समाज की बुराइयां, अच्छाइयों को समझ पाएंगे। और अगर हमारे अंदर योग्यता है तो हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी करेंगे, क्योंकि समाज तो अपना ही होता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुख समृद्धि में गृह व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर घर में उचित व्यवस्था नहीं है तो घर नहीं रहता है, वह तो होटल के समान प्रतीत होता है और मनुष्यों को वहाँ रहने में अनिच्छा होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ से कब चले जाएं। तो इस प्रकार से हमें हमेशा अपने घर को स्वच्छ, आरामदायक और सुख सुविधाओं से पूर्ण रखना चाहिए। इसके साथ साथ बजट का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए।